Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपके 11th क्लास के इंग्लिश के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर. तो जो ये चैप्टर है ये एक समुद्री यात्रा के बारे में है, जिसमें एक छोटा सा परिवार होता है, जिसमें पति पत्नी दोनों के बच्चे होते हैं और वो इस समुद्री यात्रा के लिए अपने 2 अन्य साथी को भी लेते हैं. तो इस समुद्री यात्रा में वो अनेकों समस्याओं का सामना करते हैं, खराब मौसम का सामना करते हैं और बारिश का भी सामना करते हैं. अंततः वह एक छोटे से टापू पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो मान लेते हैं कि हाँ, उनकी जो समुद्री यात्रा है वो सफल हुई है. तो आइए आज के चैप्टर में देखते हैं कि जो एक क्वेश्चन है आप उनके आंसर कैसे देते हैं. सो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपके एक यूनिट में दिया गया, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट सीरीज आपके सामने जो पूरा चैप्टर है उसको समझते हुए आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि लिस्ट द स्टेप, यानी कि ऐसे जो कदम उठाए गए हैं, यानी कि जो उनकी यात्रा के दौरान जो ऐसे कदम उठाए गए हैं, आपको उनकी एक सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, टेकन बाय द कैप्टन, जो कि उस जहाज़ के कैप्टन के द्वारा लिए गए. अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो वो जहाज़ था, जिस जहाज़ में उन्होंने समुद्री यात्रा स्टार्ट की थी, तो उसमें जहाज़ का जो कैप्टन है वो कौन था. वह उस परिवार का मुखिया, यानी कि जो पति था, जो हस्बैंड और वाइफ थे, यानी कि जो हस्बैंड था वो उस जो शिप थी उसका कैप्टन. तो उसके द्वारा जितने भी कदम, यानी कि जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं इस यात्रा के दौरान, उनकी आपको एक सूची बनानी है. तो जो पहला ग्रुप है उसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसे जो कदम उठाए गए उनकी आपको सूची बनानी है, जो कि टू प्रोटेक्ट द शिप, यानी कि जो उस जहाज़ की सुरक्षा के लिए उठाए गए थे. व्हेन द रफ वेदर बिगेन, जब खराब मौसम की शुरुआत होती है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि हियर्स द लिस्ट ऑफ द स्टेप्स, यानी कि यहाँ पर ऐसे जो स्टेप्स हैं उनकी सूची आपके सामने है, टेकन बाय द कैप्टन, जो कि कैप्टन के द्वारा लिए गए हैं. टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए, बचाव करने के लिए. द शिप, यानी कि शिप का बचाव करने के लिए. व्हेन द रफ वेदर बिगन, यानी कि जब खराब मौसम की शुरुआत होती है. तो जो पहला कदम है उन्होंने उठाया कि ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिप टू स्लो द बोट डाउन, यानी कि जो उनकी नाव थी उसकी गति को, यानी कि टू स्लो, यानी कि उसकी गति को धीमा करने के लिए ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, यानी कि उसमें जो तिकोना पाल था वह उन्होंने वो नीचे किया. और जो उन्होंने सेकंड कदम उठाया तो वो ये था कि ही फास्टेंड, यानी कि उन्होंने बांध दिया, यानी कि कैप्टन ने बांध दिया. आ हैवी रोप, एक मजबूत और भारी भरकम रस्सी को अच्छे से बांध दिया. इन लूप, फंदा बना करके. अक्रॉस द स्टर्न, यानी कि जो वो नाव का दुम्बाल था उसमें एक भारी भरकम रस्सी का एक फंदा बना करके, यानी कि फंदा होता है लूप, एक फंदा बना करके उसको अच्छे से बांध दिया. और इसके आगे जो तीसरा कदम है जो उन्होंने उठाया था कि ही डबल लेस्ड एवरीथिंग, कि उन्होंने सारी चीज़ों को जो इस नाव की रक्षा करने के लिए पर्याप्त थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने 2-2 बार बांधा. यानी कि आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें कहेंगे कि ही डबल लेस्ड, यानी कि उन्होंने 2 बार बांधा, अच्छे से बांधा. एवरीथिंग, सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से 2-2 बार बांधा. अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड स्टेप है इसमें भी आपको एक लिस्ट बनानी है, इसमें भी आपको एक सूची बनानी है. वो सूची क्या है कि टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, यानी कि जो उस जहाज़ में यात्रा करने के दौरान जो पानी आ रहा था उसको रोकने के लिए जो कदम उन्होंने उठाए थे, आपको उसकी अब सूची बनानी है. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि हियर्स द लिस्ट ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप भी हैं जो कि कैप्टन के द्वारा लिए गए हैं. टू चेक, यानी कि रोकने के लिए. द फ्लडिंग ऑफ द वाटर शिप, यानी कि जो पानी जहाज़ के अंदर आ रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं. तो जो पहला कदम यह था कि ही टुक ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, कि उन्होंने सबसे पहले एक हथौड़ा उठाया, स्क्रू पैच उठाया, पेंचकस उठाया, एंड कैनवास और एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक कपड़ा उठाया. एंड दूसरा कदम यह था कि ही सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर, यानी कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से एक जल विरोधी एक जो मोटा कपड़ा होता है उसको अच्छे से फैला करके कवर करके बांध दिया. एक्रॉस द गैपिंग होल, यानी कि जिन जो सुराग थे, जो गैप था, उनमें से जो पानी उस जहाज़ में आ रहा था उनको कवर करने के लिए उनके ऊपर एक वाटर प्रूफ हैच कवर को अच्छे से फैला करके बांध दिया. यानी कि जो एक कदम थे, 2 ऐसे कदम थे जिन्होंने उन आते हुए पानी को रोकने के लिए कैप्टन के द्वारा लिए गए. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे इसमें क्या पूछा गया है
डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4 और 5 जनवरी। यानी कि जो समुद्र यात्री थे, समुद्र यात्री को यहाँ पर वॉयजर्स कहेंगे, यानी कि वो जितने भी 6 सदस्य थे, 4 एक ही परिवार के जिसमें पति पत्नी 2 उनके बच्चे थे और 2 व्यक्ति और थे जो कि उनकी सहायता के लिए उन्होंने समुद्र यात्रा के लिए लिए थे। तो जो ये सभी 6 के 6 जो मिलकर के जो वॉयजर्स थे यानी कि जो समुद्र यात्री थे, उनके मानसिक हालत के बारे में आपको वर्णन करना है, जो कि 4 और 5 जनवरी के दिन थी। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ऑन जनवरी 4 यानी कि 4 जनवरी के दिन द वॉयजर्स फेल्ट यानी कि वॉयजर्स यानी कि जो समुद्र यात्री थे उन्होंने महसूस किया अ लिटिल रिलीव्ड यानी कि उन्होंने थोड़ी राहत की सांस महसूस की, यानी कि उससे पहले उन्होंने बहुत ही भारी भरकम समस्याओं का सामना किया, लेकिन 4 जनवरी को उनको थोड़ी राहत, रिलीव्ड का मतलब होता है अ लिटिल रिलीव्ड यानी कि उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। दे हैड देयर फर्स्ट मील, उन्होंने अपनी यात्रा का पहला भोजन किया इन ऑलमोस्ट 2 डेज यानी कि इन ऑलमोस्ट 2 डेज, इन लगभग 2 दिनों में उन्होंने अपनी यात्रा का पहला भोजन किया। बट लेकिन इन द इवनिंग, शाम के समय पर द वेदर अगेन गॉट रोज, कि जो वो मौसम था वो फिर से खराब हो गया, बदतर हो गया, एंड और देवर अगेन द सेम प्लाइट, और वे फिर से उसी बहुत ही ख़राब जो स्थिति जो पहले वाली थी उसी कंडीशन में वो दोबारा चले गए, यानी कि उनके सामने जो मौसम की स्थिति वो दोबारा बिगड़ गई। बाय द डाउन, और सुबह तक, ऑन जनवरी 5 और अगले दिन की सुबह तक यानी कि 5 जनवरी की सुबह तक, देवर इन अ डिस्परेट सिचुएशन, वे बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। ऑल ऑफ देम रियलाइज, यानी कि उन सभी को महसूस हुआ दैट कि, यानी कि उन सभी को ऐसा महसूस हुआ कि दे वर गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाले हैं। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द नरेशन, यानी कि जो ये आपके सामने जो वृत्तांत है यानी कि जो कहानी है, इसके अंदर कुछ चरण दिए गए हैं 10 शिफ्ट, यानी कि जिनको हमने शिफ्ट्स यहाँ पर बोला है कि डिस्क्राइब द शिफ्ट, यानी कि उन चरणों को वर्णित कीजिए इन द नरेशन, इस पूरी कहानी में, ऑफ द इवेंट्स, यानी कि जो घटनाएं उसमें हुई हैं उनके किन किन चरण में वे घटनाएं हुई हैं उनका आपको वर्णन करना है। एज इंडिकेटेड, जो कि सांकेतिक तरीके से इसमें बताई गई है, इन 3 सेक्शन, यानी कि 3 अलग अलग विभाग में, ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि पूरे चैप्टर में। गिव ए टाइटल टू ईच सेक्शन, और हर एक विभाग का यानी कि हर एक चरण का आपको उसमें एक शीर्षक भी देना है। तो इसका आंसर हम इन घटनाओं को बताते हुए लिखते हैं कि जो सेक्शन 1 में जो पहली घटना हुई है उसका नाम हमने इसमें लिखा है, उसका शीर्षक जो लिखा है वो है अ स्मूथ स्टार्ट टू वर्स्ट, यानी कि एक बुरे वक्त की बहुत अच्छी शुरुआत, यानी कि जो अच्छे तरीके से उनका जो बुरा वक्त आया उसकी शुरुआत के बारे में यहाँ पर हम लिखते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि दिस फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द वोयाज, यानी कि इस समुद्र यात्रा का जो पहला चरण था, द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द वोयाज बिगिंस, यानी कि उसकी जो शुरुआत होती है, यानी कि इस समुद्र यात्रा की जो पहली घटना की जो शुरुआत होती है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वोयाजर्स, यानी कि वो एक दूसरे से परिचय के साथ शुरुआत होती है, यानी कि जो वे एक दूसरे से अपना जो परिचय देते हैं, यानी कि उन्होंने बीच में 2 व्यक्ति को अपने साथ लिया था इस समुद्र की यात्रा की शुरुआत में, तो उनसे उनके परिचय के साथ उनके समुद्र की यात्रा की शुरुआत होती है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोट, यानी कि उसके बाद जो उनकी जो नाव होती हैं उसके वर्णन में, यानी कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोट, यानी कि बोट का वर्णन, एंड द प्रिपरेशन मेड, यानी कि जो उसकी तैयारियां हैं उसके बारे में बात बताई जाती हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी पास स्मूथली, यानी कि जो उस यात्रा का जो पहला जो चरण है वो बहुत अच्छे तरीके से बीत जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि जो जर्नी का जो पहला हिस्सा था, जो यानी कि जो पहला चरण था, पास स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से बीत जाता है। द ट्रबल स्टार्टेड, और जो उनकी समस्या है उनकी शुरुआत हुई व्हेन, जब, दे हैड लेफ्ट केप टाउन, यानी कि जब वे केप टाउन से आगे निकल गए थे तब उनके सामने समस्याओं का आना शुरू हुआ। अ ग्रेट वेव हिट देयर शिप, एक बहुत बड़ी लहर ने उनकी शिप को हिट किया, यानी कि उनकी शिप से आकर के वो टकराई, एंड इट गॉट बैडली डैमेज्ड, और इसमें उनका बहुत ही भारी नुकसान हुआ, यानी कि जो उनकी बोट है वो एक तरीके से एक साइड से टूट गई थी। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नरेशन, यानी कि इस कहानी का जो पहला सेक्शन, यानी कि जो पहला हिस्सा है, एंड्स, उसकी समाप्ति होती है विद द वॉयजर्स ट्राइंग, यानी कि जो समुद्री यात्री है उनकी कोशिश करते रहते हुए
ट्राइंग हार्ड टू अवॉइड यानी कि कोशिश और प्रयत्न करते हुए द डायर सिचुएशन, जो इतनी भयानक जो परिस्थिति उनके सामने आ गई थी कि जब बहुत बड़ी लहर उनके शिप से आकर के टकराई थी और उनके शिप को बहुत बड़ी हानि हुई थी, तो उससे जूझते हुए, उसका सामना करते हुए जो इस कहानी का जो पहला चरण है उसका अंत होता है। अब आप इसका आंसर में आगे लिखेंगे सेक्शन सेकंड, जिसमें आप इसमें अगली घटना के बारे में जिक्र करेंगे। तो इसमें आप इसमें शीर्षक लिखेंगे द चिल्ड्रन एस्वेज द वर्स्ट अगनी, यानी कि बच्चों ने जो बहुत ही बुरी कंडीशन थी, यानी जो बहुत ही बुरी स्थिति थी, उसमें शांत रहने की कोशिश की। तो इसमें आप क्या लिखते हैं, इसमें आप लिखते हैं कि द सेकंड पार्ट ऑफ द नरेशन, यानी कि इस वृतांत के दूसरे हिस्से की बिगन्स शुरुआत होती है विद द डिम रे ऑफ होप, यानी कि बहुत ही कम आशा के साथ, यानी कि डिम रे ऑफ होप होता है जहाँ पर बहुत ही कम आशा रहती है, यानी कि आशा की किरण बहुत ही कम थी, उस बहुत ही कम आशा की किरण के साथ उसकी शुरुआत होती है। ऑफ द वॉयजर्स, यानी कि जो समुद्र यात्री थे उनको बहुत ही कम आशा थी, जिसके साथ उसके दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है। दे ट्राइड, उन्होंने बहुत कोशिश की, टू मेक डू विद द डैमेज्ड शिप, यानी कि जो क्षतिग्रस्त जो उनकी जो नाव थी, जो टूटी फूटी नाव थी, उसके साथ मैनेज करने में उन्होंने बहुत कोशिश की, यानी कि उसके साथ ही आगे बढ़ने में उन्होंने बहुत कोशिश की। यहाँ पर टू मेक विद का मतलब होता है जैसे भी स्थिति आपके सामने है उसी स्थिति को लेकर के आगे बढ़ने का साहस करना, यानी कि उन्हें आगे बढ़ने के बहुत कोशिश की। एंड हेडेड फॉर, और फिर वो आगे बढ़े, वेयर दे थॉट द टू आइलैंड वर, कि जहाँ पर उन्होंने ऐसा सोचा था कि वहाँ पर दो टापू हो सकते हैं, उस दिशा में उन्होंने उसी टूटी फूटी नाव के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश की। द वेदर अगेन गॉट रोस, यानी कि जो मौसम था वो फिर से बहुत ही ख़राब स्थिति में आ गया था। यहाँ पर आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि द वेदर अगेन गॉट रोस, यानी कि गॉट रोस का मतलब होता है ख़राब हो जाना, तो जो मौसम था वो फिर से ख़राब हो गया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट देयर एंड वॉज नियर, यानी कि उनका अंत अब बहुत ही समीप है, यानी कि वो मरने वाले, उनको ऐसा लगा। हैं कि द नरेटर 6 ईयर ओल्ड सन टोल्ड हिम, यानी कि नरेटर के, यानी कि जो कहानी सुना रहे, यानी कि जो कैप्टन है, उनके 6 साल के बेटे ने उनसे कहा, दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डे, यानी कि वो मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ दे कुड ऑल बी टुगेदर, कि अगर वे सभी साथ रह सकते हैं तो वो मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दिस स्टेटमेंट डिड वंडर्स, यानी कि जो उस बच्चे की जो कथन था, यानी कि जो उस बच्चे ने कहा था, उसने बहुत ही आश्चर्यचकित कारनामा करके दिखाया। इवन इन द सैड मोमेंट्स ऑफ द होपलेसनेस, यानी कि यहाँ तक कि आशा बहुत ही निराशा भरे क्षणों में भी, द नरेटर्स डॉटर शी प्रेजेंटेड हिम ए कार्ड, जो नरेटर की जो बेटी है, यानी कि उस कैप्टन की जो बेटी है, उसने उसको एक कार्ड दिया, विच टिकल्ड हिज फैंसी, जिस कार्ड ने लेखक की जो कल्पनाएं थी, यानी कि लेखक जिस विचार में था उसमें एक तरंग भर देते हैं, यानी कि वो खुश हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक सेक्शन और जिसका नाम है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी कि आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में बातें करनी है, चर्चा करनी है, जिसमें आपको डिस्कस करना है, यानी कि विचार विमर्श करना है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो निम्नलिखित जो क्वेश्चंस है उसमें आपको डिस्कस करना है विद योर पार्टनर, अपने किसी मित्र के साथ में, अपने साथी के साथ। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है उसमें आपको डिस्कस क्या करना है, वह है कि व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस, कि आपने कौन कौन से अंतर को नोटिस किया, यानी कि आपने कौन कौन से अंतर पर ध्यान दिया। बिटवीन द रिएक्शन, यानी कि जो प्रतिक्रिया है, ऑफ द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन, यानी कि बड़ों की प्रतिक्रिया में और बच्चों की प्रतिक्रिया में क्या अंतर आपने नोटिस किया। व्हेन फेस्ड विद डेंजर, कि जब उनका सामना खतरों से हुआ, यानी कि इस कहानी में जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी उनके सामने जो खतरे आए थे उसमें बड़ों की प्रतिक्रिया क्या थी और छोटे बच्चों की प्रतिक्रिया क्या थी, उन दोनों में क्या अंतर आपने नोटिस किया, यानी कि कौन कौन से अंतरों पर आपने ध्यान दिया, उसके बारे में आपको इसके आंसर में लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखते हैं कि द रिएक्शन, यानी कि जो प्रतिक्रियाएं हैं, द रिएक्शन ऑफ बोथ, यानी कि दोनों की प्रतिक्रिया, द चिल्ड्रन एंड द अडल्ट्स, यानी कि जो बच्चे हैं और जो वयस्क आदमी है, यानी कि जो बड़े हैं, उन दोनों की प्रतिक्रिया वर क्वाइट कॉन्जेनियल, यानी कि दोनों की जो प्रतिक्रिया है वो लगभग अनुकूल थी। टू द नीड ऑफ द आर, यानी कि जो समय की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति की जो ज़रूरत थी, उस आवश्यकता के अनुसार उन दोनों की जो प्रतिक्रिया है वो अनुकूल थी। अनुकूल को यहाँ पर नाम दिया गया है कॉन्जेनियल।
आगे आप इसमें लिखते हैं कि पैनिक डिड नॉट ओवर पावर देम, यानी कि जो डर का माहौल था, यानी कि जो घबराहट थी, उन्होंने उन पर काबू नहीं पाया, यानी कि वो बिल्कुल नहीं घबराए। ऑल ऑफ देम, वे सभी, वर काम एंड कंपोज, वे सभी शांत और बड़े आराम से रहे ऐसी स्थिति में, यानी कि वो साहस बनाए रखे हुए थे। अडल्ट ट्राइड देयर बेस्ट, जो बड़े थे उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। टू टेकल द सिचुएशन, यानी कि जो परिस्थिति उस पर काबू पाने के लिए, यानी कि उससे निपटने के लिए उन्हें पूरा प्रयास किया। दे वर इन, यानी कि जैसी परिस्थिति में वे थे उन्होंने ऐसी परिस्थिति में अच्छे से परिस्थिति का सामना करने का पूरा फर्स्टली, सबसे पहले दे टुक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी कि सबसे पहले उन्होंने जिस चीज़ से उनको सहायता मिल सके उन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया। विद ए व्यू, यानी कि एक ऐसे विचार के साथ, टू मिनिमाइजिंग द डैमेज, यानी कि हानि को कम से कम किया जाने वाला विचार रखते हुए। लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द ऑन कमिंग डेंजर, यानी कि आने वाला जो खतरा था उसकी वजह से जो उनको हानि होगी उस हानि को कम से कम करते हुए चीज़ों का अंदाज़ा लगाया उन्होंने सबसे पहले। फिर आगे आप इसमें लिखते हैं कि वैन, और जब दे फेल टू अवॉइड द डिजास्टर, यानी कि जब आने वाले जो विपत्ति है वो उसका सामना करने में फेल हो गए, यानी कि विफल हो गए। दे इमिडिएटली टुक टू द टास्क ऑफ रिपेयरिंग द शिप, उन्होंने उसी वक्त तत्काल ही अपनी नाव को रिपेयर करने का प्रयत्न किया, यानी कि उन्होंने हार नहीं मानी। आप इस सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे। दे इमिडिएटली, यानी कि उन्होंने तत्काल, इमिडिएटली का मतलब होता है तुरंत, यानी कि तत्काल ही। दे टुक टू द टास्क, यानी कि उन्होंने एक कार्य संभाला। ऑफ रिपेयरिंग द शिप, यानी कि अपनी नाव को रिपेयर करने का, मरम्मत करने का। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द नरेटर ट्राई टू लोकेट द टू आइसलैंड, यानी कि नरेटर ने दो टापू का पता लगाने की कोशिश की। विच कुड हैव बीन बेस्ट शेल्टर फॉर देम, जो कि उनके लिए सबसे अच्छी शरण लेने की जगह हो सकती थी, यानी कि जहाँ पर वो शरण ले सकते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, जॉन अ 6-year-old बॉय, यानी कि जो उनका बेटा था जॉन, 6 साल वर्षीय, यानी कि 6 वर्षीय जो लड़का था। ट्राई टू चीयर हिज फादर, जिसने अपने पिता को खुश करने की कोशिश की। बाय सेइंग दैट, ऐसा कहकर कि दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि वे मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ दे ऑल कुड बी टुगेदर, कि अगर वे सभी साथ रहें तो उनको मरने से डर नहीं लगता है। इससे उसके पिता को बहुत हौसला मिला और वे खुश हुए। आगे आप इसमें लिखते हैं कि ऑल्सो ही सिस्टर शू प्रिपेयर्ड अ कार्ड, और उसके सिस्टर सुजैन ने भी एक कार्ड बनाया, एक कार्ड तैयार किया। विद कैरिकेचर्स ऑफ हर पेरेंट्स ऑन इट, जिस पर उसने अपने माता पिता के कार्टून के जैसी तस्वीर बनाई। एंड प्रेजेंटेड इट टू हर फादर, और उसे अपने पिता को दिया। विद ए नोट, एक नोट के साथ, यानी कि उस कार्ड पर कुछ लिखा था। विच ही रेड, जो कि उसके पिता ने पढ़ा। हेयर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया। आई लव्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी बहुत हंसी। हाई इम्पोर्टेंट इज इट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू नोट, ध्यान देने वाली बात, यानी कि बहुत ही ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि दैट द चिल्ड्रन ट्राई टू एस्वेज द पेंग्स ऑफ एगोनी, कि बच्चों ने बहुत ही शांत रहने की कोशिश की। द पेंग्स ऑफ एगोनी, यानी कि उनके सामने जो बहुत ही विकट और कष्टों भरे जो समय, जो परिस्थिति चल रही थी उसमें भी उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। रेदर देन काउजिंग, कारण बनने की बजाय, यानी कि जो स्थिति थी उस स्थिति में जो उनके सामने जो समस्या आ रही थी उस समस्या का कारण बनने की बजाय उन्होंने ऐसी स्थिति में, यानी कि पैंग्स ऑफ एगोनी, यानी कि कष्ट भरी सिचुएशन में भी उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। यहाँ पर ट्राई टू एस्वेज का मतलब होता है शांत रहने की कोशिश करना। दिस इज़ द मोटिव, और यही उद्देश्य होता है। दैट गिव्स इंकरेजमेंट, जो कि साहस देता है, जो कि बल देता है, हिम्मत देता है। टू द पीपल, लोगों को। हु अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेंडिशंस, यानी कि जो कि ऐसे रोमांचकारी कार्य को करते हैं। इन स्पाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, यानी कि जिसमें बहुत बड़े खतरे शामिल होते हैं। उन खतरों से निपटने के लिए ऐसे शब्द, ऐसे कार्य, ऐसा जो कि शांत बन कर के रहना है, वही ऐसे लोगों को साहस देता है। अब इस क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपके सामने है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, यानी कि भाषा के बारे में विचार आपको करना है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पार्ट में, इस लेसन में कुछ भाषा को लेकर के भी कुछ क्वेश्चंस है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि वी हैव कम अक्रॉस वर्ड्स, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमारे सामने कुछ शब्द आए हैं। लाइक गेल एंड स्टॉर्म, यानी कि आंधी तूफान।
जैसे कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने आए हैं इन द अकाउंट, यानी कि इस चैप्टर में। हेयर आर टू मोर वर्ड्स फॉर स्टॉर्म, के यहाँ पर तो कुछ और भी शब्द है जो कि तूफान के लिए लिखे गए हैं, जैसे कि टाइफून एंड साइक्लोन, यानी कि ये भी तूफान के बारे में लिखे हुए हैं। हाउ मैनी वर्ड्स, यानी कि कितने शब्द हैं डज योर लैंग्वेज हैव फॉर स्टॉर्म, जो कि आपकी भाषा में हैं आंधी तूफान के लिए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि माई लैंग्वेज इज़ हिंदी, कि मेरी भाषा हिंदी है। एंड आई हैव सम ऑफ द वर्ड्स फॉर स्टॉर्म इन हिंदी, कि मेरी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे शब्दों का आप इसमें जिक्र कर सकते हैं जो कि आपकी हिंदी भाषा में आपके सामने हैं, कि जैसे कि आप इसमें बोल सकते हैं कि झंझावत, तूफान, बवंडर, चक्रवात। तो ऐसे कुछ ऐसे शब्द आप इसमें अपनी हिंदी भाषा में लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे इसमें पूछा गया है कि हेयर आर द टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं। यहाँ पर टर्म्स कम होता है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से, यानी कि कुछ खास शब्द जिसके अंदर लिखे होते हैं। हेयर आर सम टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो समुद्री नाव और जो जहाज़ होते हैं उनके लिए अलग अलग शब्द यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि येट है, बोट है, कैनॉय है, शिप है, स्टीमर है, स्कूनर है। थिंक ऑफ सिमिलर टर्म्स इन योर लैंग्वेज, कुछ इसी तरीके के कुछ और भी शब्द हैं जो कि आपको अपनी भाषा में सोचने हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि इसमें आप अपने भाषा में, जो हिंदी आपकी भाषा उसमें आप लिख सकते हैं कि नौका है, बजरा है, पंसवा है, नाव है, किश्ती है, डोंगी जिसको डोंगा भी बोलते हैं, जहाज है, पोत है, अग्निबोट है, धूम पोत है, स्टीमर है। आप ऐसे शब्दों को अपनी हिंदी भाषा में लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा गया है कैटामरन इज़ अ काइंड ऑफ बोट, यानी कि कैटामरन एक प्रकार की नाव होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि विच इंडियन लैंग्वेज की कौन सी भारतीय भाषा इज़ वर्ड इज ड्राइवन फ्रॉम, यानी कि जो ये शब्द है यानी कि जो कैटामरन है ये कौन सी भारतीय भाषा में से लिया गया है। चेक द डिक्शनरी, अपने शब्दकोश को चेक कीजिए, यानी कि अपने शब्दकोश में ढूंढिए, यानी कि डिक्शनरी में आपको ढूंढना है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द वर्ड कैटामरन इज ड्राइवन फ्रॉम तमिल लैंग्वेज, यानी कि जो कैटामरन जो ये शब्द है जो एक प्रकार के नाव के लिए लिखा गया है, यह तमिल भाषा में से लिया गया है। इट मीन्स टाइड वुड, यानी कि इसका मतलब होता है एक बंधी हुई लकड़ी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया कि हैव यू हर्ड एनी बोटमैन सॉन्ग, क्या आपने किसी नाविक वाले गीत को सुना है, यानी कि जो नाव चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके गीत संगीत को सुना है। व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस डू दिस सॉन्ग यूजुअली एक्सप्रेस, यानी कि जो ये गीत होते हैं वे आमतौर पर किस प्रकार के इमोशंस को, यानी कि किस प्रकार की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, आई हैव हर्ड बोटमैन सॉन्ग, कि हाँ मैंने नाविकों के गीतों को सुना है। दीज सॉन्ग यूजुअली इंटरप्रेट लाइफ एज ए जर्नी, कि जो ये गीत होते हैं ये आमतौर पर जीवन को एक यात्रा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। द थ्रिल्स एंड पेरिल्स एसोसिएटेड विद जर्नी रिप्रेजेंट द एंजॉयमेंट एंड स्ट्रगल ऑफ रियल लाइफ। द थ्रिल्स एंड द पेरिल्स एसोसिएटेड विद जर्नी, यानी कि जो जल यात्रा होती है उससे जुड़े हुए जो थ्रिल्स यानी कि रोमांच एंड पेरिल्स और जो खतरे उसके साथ जो जुड़े रहते हैं, रिप्रेजेंट वो प्रस्तुत करते हैं द एंजॉयमेंट एंड द स्ट्रगल ऑफ रियल लाइफ, यानी कि जो वास्तविक जीवन में आनंद और संघर्ष को दर्शाते हैं। द कोस्ट सिग्निफाइज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, और जो किसी समुद्र का जो तट होता है वह अपने जीवन का एकमात्र गोल यानी कि एकमात्र उद्देश्य दर्शाता है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 11th क्लास के इंग्लिश के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यानी कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो भाषा को लेकर के हैं या फिर किसी उनके रोमांच को लेकर के या फिर बुरे मौसम को लेकर के हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हमने हैंडल किया। एंड आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनके आंसर को सीखने और समझने की कोशिश की होगी। और साथ साथ मुझे आपसे ये भी उम्मीद है कि आपने अगर इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना है, समझा है और आपने इन सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना है और समझा है, तो आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।